आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं अपनी पीआर स्टोरी। और फिर हमें पता चला एक्सप्रेस एंट्री के बारे में कि और यूट्यूब चैनल अपना बनाने का भी यही पर्पस था हम लोगों का कि जो चीज़ें हमें नहीं पता चल सकी यूट्यूब से वो हम मज़ीद क्लैरिटी के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस में ऐड करें। क्योंकि और फिर क्या हुआ, फिर माशाल्लाह इनके 0.5 बढ़े और उस 0.5 की वजह से जो हमारा CRS कैलकुलेटर पे हम अपने डालते होते थे, मैं अभी आपको समझाती हूँ क्या था। तो CRS कैलकुलेटर में जो हमारा स्कोर आ रहा होता था ना, पूरी हम दोनों की मिला के जो प्रोफाइल बनती थी उसमें 50 पॉइंट्स ऐड हो गए सिर्फ आइल्स के 0.5 ऐड होने की वजह से। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वो फिर हमने वेस्ट भेजा और वेस्ट भेजने के लिए आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है, वो उस पर लिखते हैं और आपको पोस्ट करना होता है वेस्ट पे। और उसका ना टाइम लगता है, वैसे सबसे ज़्यादा टाइम यही लगा वेस्ट में, जो इक्वलेंसी में। तो उस पर भी आप जितना भी जिस स्टेप में आपको टाइम ज़्यादा लगने लग जाता है, आप वेट करते करते ना आप डिसहार्ट होने लग जाते हैं। और लोगों को आपके सराउंडिंग में पता होता है कि आपका प्रोसेस चल रहा है, लोग आपके बार बार पूछते हैं कि क्या बना क्या बना क्या बना, अभी तक आप गए नहीं, अभी तक आपका कुछ बना नहीं है। वो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और हालांकि मैंने ये सोचा हुआ था, जैसे मैंने बताया शुरू से ना, कि जिस तरह हालात अगर हमें लेके जा रहे हैं तो हम चले जाएंगे। अगर हालात अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह हो गए कि हम नहीं जा सकेंगे तो हम उसको उसी तरह समझ के मान के हम इसमें ही अपना बेहतरीन कर रहे थे। तो हमने अप्रैल, मुझे याद है 26 अप्रैल को हमने अपनी फाइल डाली थी। फाइल डालने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी हमारे लिए, वेस्ट और आइल्स, उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंटेशन। तो फाइल डाली तो मुझे ये था कि ना, अब मैं जैसे फाइल अब डाल रहे हैं ना हम, तो अनकरीब ही जो अगला जैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि हमने ये जहन में रखा तो 424 जो कट ऑफ स्कोर लास्ट गुजरा था, तो हमारा अगले ड्रॉ में जो अगला ड्रॉ आएगा उसमें हमारा नाम आ जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने शिफ्टिंग जल्दी की और सारा कुछ किया कि हम जब हमारा ITA आए, क्योंकि ITA आने के बाद आपके पास 2 महीने होते हैं बाकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के, और 60 डेज के अंदर आपने सारा कुछ करना होता है। और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने मुल्तान से ही करानी थी, ऑफिशियल ऑफिस से, जैसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है और ये, और उसके लिए हमें कोटेदू से ना आना पड़े बार बार। तो ये चीज़ें थी जिसके लिए हम शिफ्ट हुए यहाँ पे। क्योंकि हमें सब कहते थे कि आप लोग कनाडा जाओगे आपको बहुत मुश्किल होगी, बहुत स्ट्रगल है, बहुत हार्ड है, सब कुछ है। तो अब हमें रियलाइज हो रहा है कि हमें वो चीजें इसलिए इतनी हार्ड नहीं लग रही क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें उसके लिए ट्रेन किया है। लिटरली लाइफ चेंजेस का नाम है, ट्रांजिशंस का नाम है। तो मुझे उससे ये बहुत बड़ा सबक मिला था। हमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन फिर हमें समझ आई आहिस्ता आहिस्ता। और वो जो 5-6 मंथ्स मुल्तान में हमने गुजारे, उन 6 मंथ्स में समझ लें वो हमारा हीलिंग प्रोसेस चल रहा था कि हम एकदम से उस अपनी जो एक 5 साल की, ऑलमोस्ट 5.5 years की जो एक रूटीन थी, उससे हम एक डिफरेंट रूटीन में आ गए थे। फिर ये हुआ कि मैंने मुल्तान में जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने एज एन आइल्स ट्रेनर, वहाँ पे एक इमिग्रेशन ऑफिस था। तो वो जो IAUK के नाम से हमारा मुल्तान में एक है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनकी पूरे पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल है, UK में भी। तो उस एक्सपीरियंस का भी मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मतलब वो जो इमिग्रेशन ऑफिस में मैंने एज एन आइल्स ट्रेनर जॉब की, उसमें ना सिर्फ मुझे आइल्स का बल्कि और भी चीज़ों का पता चला कि किस तरह स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं बाहर के मुल्क जाने के, और उससे नॉलेज बढ़ी और अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि उसका अब बेनिफिट हो रहा है। तो मकसद इन सब बातों का ये है कि जब आप लोग, जो भी लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, दुनिया के किसी कोने से भी, कहीं भी किसी और कंट्री में जा रहे हैं, अगर आप हिजरत कर रहे हैं तो आप अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करें। आप जो होता है ना, जो आपकी लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, उस पे ट्रस्ट करें। वो आपको ट्रेन कर रही हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो ये चीज़ें ना प्रोसीजर का पार्ट होती हैं। सिर्फ ये फॉर्म सबमिट कराना, एप्लीकेशन, ये सब एक बहाना होते हैं। जब हमारे नसीब में एक जगह का रिस्क लिखा है ना, तो हमें अल्लाह ताला वहाँ पहुँचाते हैं और उसके लिए ट्रेन भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो रही होती है। साथ ये भी कि ना, जैसे यमुना उसके बाद आइल्स ट्रेनिंग देती रही, ये सारा कुछ। आप सोचें हमने अगर आइल्स ना दिया होता, हमने जब आइल्स दिया तो तभी हमें पता चला कि हम आइल्स को ट्रेन कर सकते हैं। और अब ये देखें कि ना, मैं भी आइल्स की क्लासेस लेता रहा हूँ, ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी। और उसमें हुआ ये था कि जब मेरा आइल्स का रिजल्ट आया, मैंने फेसबुक पे लगाया तो
मेरे प्रोफाइल पब्लिक है, तो दूर दूर से लोगों ने फिर मुझे कमेंट किए, पूछा कि भाई आप ऐसे स्कोर कैसे आ गया, हमें भी टिप्स दें, हमें भी टिप्स दें। शुरू में तो मैं फ्री में टिप्स बांटता रहा, तो लेकिन ये है कि बाद में फिर मुझे ये था कि मेरा टाइम भी मेरा काफ़ी लगता है इसमें, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा कुछ चार्ज करना चाहिए। तो फिर मैंने पूरा कोर्स उस पर बनाया और उस पर फिर मैंने उनको ट्रेनिंग दी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं 8777, तो वो भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और आपको ये मैं बताना भूल गया कि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, 6 साढ़े 6 साल मेरे वहाँ पे लगे हुए थे, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन भी करना था, और ITA अभी नहीं आया था, मैंने अभी अप्लाई भी नहीं किया था, लेकिन मुझे जब 8777 हमारा आ गया तो मुझे था कि ना हो जाएगा, जैसे स्कोर चल रहे हैं। रिस्क था, मतलब हाँ। हमने बहुत सारी चीजें ना बस हाँ। रिस्क लिया है हमने, कि हमें बस वो अल्लाह का शुक्र है कि हम आ गए, लेकिन ये रिस्क था बहुत बड़ा कि हम एक अच्छी जॉब और एक सेटल्ड लाइफ को हमने बकायदा खुद से छोड़ दिया, और वक्त से पहले ही छोड़ा कि हमें अभी नहीं पता था हमारा IT आना है कि नहीं आना, मे भी हमारी सिलेक्शन आगे होती है नहीं होती, फिर भी हमने छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसमें हमें बेनिफिट हुआ। अच्छा, मीनवाइल मुल्तान में ही फिर मैंने एडमिशन ले लिया था कॉथम इंस्टीट्यूट में, शेफ के कोर्स में। तो उस मेरे जहन में था कि कनाडा में हमें जाते साथ ही अगर कोई और जॉब भी करनी पड़ जाती है तो उसके लिए मेरे पास स्किल होना चाहिए। तो मुल्तान में जो ऑप्शन मिली वही मैंने चूज़ की। पहले मैं गई कुछ ये होते हैं जो पार्लर सैलून वगैरह में गई कि भाई आप मुझे ट्रेन कर दें, हेयर कटिंग और थोड़ा सा यानी कि ये चीज़ें सिखा दें, पार्लर का जो सारा होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ उनको सिखाते हैं जो हमारे पास फिर काम भी करें, तो आपने तो चले जाना है, इसलिए हम आपको नहीं सिखा सकते। तो फिर ऑप्शन मुझे ये कुकिंग शेफ़ वाला कोर्स की ही मिली मुल्तान में, तो इसलिए मैंने फिर वहीं एडमिशन ले लिया, और वहाँ कुलिनरी और पेटिसरी का कोर्स था वो मैंने ज्वाइन कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ, लेकिन जॉब यहाँ पर उससे रिलेटेड वो भी एक बात है, चले मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। जॉब भी मिल गई थी, बट उसकी फर्दर डिटेल्स हैं आप लोगों के साथ। लेकिन ये है कि देखेंगे ना, 6 मंथ्स का वो कोर्स था, और हमारे जैसे ही ये 6 मंथ्स कंप्लीट हुए तो तभी हमारा तकरीबन प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो बिल्कुल चुका था। एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब हमारा वहाँ क्लासेस एंड हो रही थी, इधर से हमारी फ्लाइट का और ये देखें कि ना, इसको हमने खुद से नहीं प्लान किया था, कि हमें नहीं पता था कि कब खत्म होगा, लेकिन ये सब कुछ जैसे बता रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से ही था। हमने एक कोर्स में हमने एडमिशन ले लिया, और जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हो, उससे पहले भी आ सकता था, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हुआ तभी हमारा यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हमारा 6 अप्रैल को फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल फाइनली सबमिट कर दी, और उसके बाद 26 अप्रैल के बाद एक एक दिन हम जाके लिटरली चेक करते थे, क्योंकि हमने सुना था कि ना अब आजकल में आने वाला है, क्योंकि लास्ट ड्रॉ आया था फरवरी 2024 में। वही हमने 26 को अप्लाई किया, तो 25 को ड्रॉ हुआ था, तो मुझे ये था कि हम 2 दिन पहले अप्लाई कर देते, तो लेकिन फिर वही बात कि जो होता है अच्छे के लिए सही टाइम पे जो चीज बेहतर थी हमारे लिए वही हुई। और हमने उसके बाद अप्रैल, फिर मई, जून, ये 2 मंथ्स थे, इसमें फिर मैंने अपने लिए जॉब ढूंढी वहाँ। वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज था, क्योंकि देखिए हम लोग रहते थे कोटद्दू में, हम वहाँ सेटल थे। अब हम आ गए थे मुल्तान, तो वहाँ सेटल होना भी एक टफ प्रोसीजर था। अब जैसे हम यहाँ कनाडा में सेटल हो रहे हैं, इसी तरह हम मुल्तान में भी सेटल हुए। वो अगेन हमारी एक तरह से ट्रेनिंग हुई दोबारा से। उमर ने अपना क्लिनिक वहाँ एस्टेब्लिश किया नया, मैंने वहाँ जॉब ढूंढी, और साथ साथ कोर्स, और साथ साथ बच्चों का हमने स्कूल में एडमिशन कराना था, समर कैंप में एडमिशन कराना था, बच्चों की एजुकेशन और इन चीज़ों के लिए। तो वो सारा कुछ हम वही करके आए जो हमें यहाँ आते साथ ही इमीडिएटली करना था, और वो भी टफ था। उन दिनों शदीद गर्मियाँ, मुल्तान की जो मैक्सिमम गर्मी होती है, सिवियर किस्म का मौसम था, और बच्चे आपको पता है सेंसिटिव होते हैं, कभी कोई बीमार हो रहा होता है। हम खुद, मुझे उन दिनों कोविड भी हुआ, मतलब मैं बहुत बीमार हो गई थी, जून का एंड था आई गेस। तो इस तरह की टफ सिचुएशंस में जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं एक दिन उसी दिन, मतलब मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बच्चे भी बीमार थे, और एक दिन हमें अचानक हमने ईमेल चेक की तो हमें पता चला कि हमारा ITA आ गया है। और वो मैं आपको बता नहीं सकती, उस दिन मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब मुझे एक होता है ना कि अब अल्लाह ताला फील होते हैं, अल्लाह ताला की प्रेजेंस फील होती है कि जब मुश्किल आती है तो साथ आसानी भी आती है। उस दिन वाकई में इस चीज़ की समझ आई कि मुश्किल के साथ आसानी है लिटरली। और जिस चीज़ की कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम बाहर के मुल्क जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे ना जब ये खबर मिली तो वो चीज़ वाकई अच्छी लगने लग गई।
और उसकी कदर होने लग गई कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसका हमें फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। बस एक तो ये होता है ना, अपने सास वालों के साथ भी बंदा ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अभी उमरा काफ़ी इमोशनल थी, तो फिर मेरे भी काफ़ी, असल में मुझे ना एक होता है, मुझे ना एक चीज़ को मानने में, एक्सेप्ट करने में, उसके मुताबिक रिएक्ट करने में ना टाइम लगता है। अभी जैसे अभी भी मुझे अब 3 महीने लगे हैं यहाँ पे आने के बाद, अब मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ जी हम कनाडा आ गए। ठीक है, तो मैं वो उस टाइम तो मैं बिल्कुल सुन था, तो अभी इतना कोई खास वो नहीं था। लेकिन मुझे अभी तक मेरा प्रोसेस चल रहा था मेरे जहन में। मुझे ITA का इतना एक्साइटमेंट थी, लेकिन मुझे ये था कि अभी तो क्या पता बाद में फिर कोई रुकावट आ जाए, फिर पता नहीं क्या रुकावट आ जाए। और जब तक सब कुछ नहीं हो जाता, और यकीन करें जब तक लैंड होने तक भी मुझे ये था कि पता नहीं जब तक सब कुछ नहीं हो जाता मैं अच्छा, मुझे ITA वाले दिन सबसे ज्यादा मतलब फील हुआ था ऐसे, क्योंकि ITA एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद मुझे ना यकीन आ गया था कि हम पहुंच जाएंगे कनाडा। अब इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि अब खुद वो हमें इनवाइट कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा हर्डल था। हमारा सब कुछ जो टेस्ट करना था उन्होंने वो कर लिया है। अब सिर्फ हमारा बैकग्राउंड चेक रहता है, वो हमें ऑलरेडी पता है। हमारी साथ एक चीज और भी थी कि ना, एक चीज ये थी कि ना, अब जब हमने अप्लाई किया ना, उससे मैंने 1 महीना पहले, अप्रैल में हमने अप्लाई किया, और मार्च में हमने प्रूफ ऑफ फंड्स डाले थे। नहीं, बल्कि IT आने से 1 महीना पहले हमने प्रूफ ऑफ फंड्स डाले थे। मार्च में डाले थे, अप्रैल अप्लाई करने से महीना पहले डाले। हाँ, और हमारे 6 मंथ्स पूरे नहीं हो रहे थे जब हमने 60 डेज के अंदर अंदर जैसे वो करना था। तो मुझे ये था कि इस पे ना रिजेक्शन हो जाए कि आपके प्रूफ ऑफ फंड्स ज्यादा पुराने हिस्ट्री नहीं है और सारा कुछ। तो उसको भी फिर हमने देखना था जहन में सारा, और 60 डेज के अंदर बाकी और सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, और उसको भी हमने एंड तक डिले किया कि जी ताकि हमारे 60 डेज कंप्लीट होने तक हम उसको पुराना कर लें हिस्ट्री को। तो अभी समझे हमने ना 60 डेज जो कंप्लीट हुआ था, मेरे ख्याल 50+ डेज हो चुके थे जब हमने अपने सारा सबमिट कराया उनको दोबारा ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी और सारा अपनी बैंक हिस्ट्री और सब कुछ। तो उसके बाद हम थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गए। हमने कहा अभी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। और हमने खुद से जल्दी नहीं की कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। हमने पहले अपनी हर चीज मेक श्योर किया कि कंप्लीट कर लें जो जो उसमें रिक्वायर्ड है। हम एप्लीकेशन फॉर्म देख के जो जो उसमें चीजें मांगी हुई थी, पहले हमने वो सारी अपनी तसल्ली की कि हमारे पास मौजूद है, ताकि हम एक ही बार बैठें और एक ही अटेम्प्ट में एप्लीकेशन जो है फिल करें, ये ना हमसे कोई मिस्टेक हो जाए। तो हमने 1-1.5 महीना लगाकर अपनी सारी चीज़ें फिर से सारी देखी। एक एक चीज़ उन्होंने पूछी होती है, फैमिली के, इवन जो हमारे रिलेटिव घर के लोग होते हैं, मेरे पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उन सब का ID कार्ड, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका सारा कुछ, हमारे आई कलर, हाइट, वेट, सब कुछ बच्चों का, ये वो हमें था कि सारा डाटा हम पहले कलेक्ट करें, और उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो करें। ठीक है। तो फिर इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा। हमने अगस्त में जाके फिर एप्लीकेशन डाला। अब हमने मेरे ख्याल है 14 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, हाँ 18 अगस्त को हमने एप्लीकेशन डाली। और हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि ना फिर मुझे था कि हमने एप्लीकेशन डाल दी और कुछ ही अरसे में हमने चले जाना है। तो मुझे था कि ना मुझे फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, और मुल्तान हम शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे जिम्स वगैरह होते हैं। तो मैंने वहाँ पे ना एक जिम ज्वाइन किया। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि आप ना अपनी डाइट चेंज करें और सैलड्स वगैरह खाया करें। तो ठीक है। तो लेकिन ये साथ ये भी था कि मैं सुबह के टाइम कोटादू आता था अपने क्लिनिक पे, और शाम के टाइम मुल्तान वाली क्लिनिक पे जाता था। तो मैं लंच साथ लेके जाता था, और लंच में मैंने अब सैलड लेके जाना था। तो मैं सैलड लेके गया, और वहाँ पे मैंने खाया, कोटादू में वो लंच खाया। और जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया। ये 19 या 20 अगस्त की बात है, 2 दिन ही गुजरे थे हमारे अप्लाई किए हुए, ठीक है। तो हुआ ये कि ना वापस आके फिर मैंने मुल्तान वाले क्लिनिक गया। मैं आधा घंटा बैठ सका। कुछ पेशेंट्स को मैंने मना कर दिया कि आप कल आ जाना, मुझसे तबीयत मेरी सही नहीं है शायद। तो फिर मैंने वापसी पे दवाई ली, क्लिनिक जल्दी बंद किया, और दवाई लेके आया, और रात को आके मैं सो गया पेन किलर खा के, ठीक है। तो जब लेकिन मैं सुबह उठा तो वो ऐसा पेन था कि वो बहुत शदीद हो चुका था, वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। तो फिर जो मैं उसके बाद मुझे भाई मेरा हॉस्पिटल लेके गया मुझे। तो जो हॉस्पिटल जब हम गए तो हॉस्पिटल उन्होंने कहा, जो अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बताया कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं।
तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो मेरे जहन में तो कनाडा चल रहा था, मैं तो कह रहा था मैं तो कनाडा जाऊंगा, और मैं इस यहाँ तक ये सोच रहा था कि ना मैं ये वाली सर्जरी वहीं जाके ना करा लूँ, ठीक है ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो होता है ना, अच्छा हुआ कि वहीं सब कुछ हो गया। तो अच्छा, अब वो जो स्टोन था वो इतना सिवियर उसका केस था कि वो लिवर में जा रहा था, एक स्टोन बल्कि जा भी चुका था आई गेस, मतलब वो एक डक्ट होती है उसमें, हाँ जी, वो काफी यानी कि स्प्रेड हो चुकी थी डिजीज, और हमें पता ही नहीं था क्योंकि हम 1 साल से इस प्रोसेस में लगे हुए थे, इतना ज्यादा हम अपनी फिक्र ही नहीं करते थे अब कि हम अपना कोई चेकअप करा लें। इनको बहुत अरसे से पेन था, इनको इस तरह और वॉमिटिंग उसकी वजह से जो है ना इंसुलिन प्रोडक्शन थोड़ी सी मेरी कम हो गई थी, और मेरे शुगर लेवल हाई आ रहा था। वो सब कुछ हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला, और मुझे था कि अगर हमारा अभी मेडिकल, अगला स्टेप मेडिकल है, बायोमेट्रिक्स है, तो उसमें अगर मेरा ये ज्यादा आ गया या कुछ ऐसा हो गया तो फिर हमारा उस पर ऑब्जेक्शन ना आ जाए। कि बिल्कुल एग्जैक्टली डेट्स आप चेक करें, जिस दिन अप्लाई किया है 2 दिन बाद ये डिजीज डायग्नोज हुई है, 5th डे इनकी सर्जरी हुई है, ठीक है। सर्जरी के फौरन बाद जैसे अंदर से सारा रिमूव हुआ, फिर इन्होंने अपनी डाइट, जाहिर ऑब्वियसली सर्जरी के बाद वैसे भी कुछ खाना नहीं होता कुछ दिन तक, तो इनका शुगर लेवल लो हो गया, और एग्जैक्टली जब शुगर लेवल नॉर्मल हुआ हमारे मेडिकल्स का टाइम आ गया, एकदम से ईमेल आई और इन्होंने कहा फौरन आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप अप्लाई करें। आप ये देखें कि डॉक्टर ने मुझे 1 वीक का बेड रेस्ट का हुआ था, और मेरा बेड रेस्ट जो है वो संडे को खत्म हो रहा था। वो संडे क्या बनता था, 2 सितंबर, ठीक है। अब यूँ समझिए कि ना 26 या 28 को हमारे बायोमेट्रिक की डेट्स आ गई थी, जो थी 3 सितंबर, ठीक है। और 2 सितंबर को संडे था, और 3 सितंबर जो है वो मंडे था, और हमने उस दिन बायोमेट्रिक्स भी कराने हैं और मेडिकल भी कराना है। तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता था, मैंने ड्राइवर अरेंज किया, और जैसे तैसे करके हम वहाँ पहुँचे। तो और मैंने एक साथ चीज़ और भी की कि ना, मैंने ना मेडिकल की टाइमिंग्स को मैंने डिले कर दिया, कि जी उनको मैंने कहा कि हमारे बायोमेट्रिक्स भी उसी दिन है, तो 9 बजे बायोमेट्रिक है, तो मेडिकल आप चलें 12 बजे कर लें, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया, तो हम 12 बजे हमारा मेडिकल हुआ। तो इस तरह से हम जब हमें पता चला कि बायोमेट्रिक्स और मेडिकल का ये 3 सितंबर ही है, और सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी हमें लाहौर VFS ऑफिस में, तो हम रात को घर से 4 बजे निकले तहज्जुद के टाइम बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों के भी मेडिकल्स थे उसमें इंक्लूडेड। तो फिर अब होता ये प्रोसेस मेडिकल्स का कि हमें ईमेल आ जाती है, फिर हमने उस नंबर पे ईमेल में एक फ़ोन नंबर होता है, उस पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती है। तो वो हमने अपॉइंटमेंट फिक्स की, क्योंकि एक वही स्पेसिफिक पैनल होता है डॉक्टर्स का जो मेडिकल्स करते हैं, हम कहीं और किसी अपने डॉक्टर से नहीं मेडिकल्स करवा सकते। तो हम ड्राइव ये कर नहीं सकते थे, इनकी सर्जरी हुई थी, हमने एक ड्राइवर जो थे वो हायर किए, और फिर हम बच्चों के साथ निकले। फिर हम सीधा गए डायरेक्ट VFS के ऑफिस लाहौर में VFS ऑफिस में जाना होता है, और क्या क्या लेकर जाना होता है याद आपको? डॉक्यूमेंट्स क्या थे? एक वहाँ पे एक्सरे होता है, डॉक्यूमेंट्स में यही था जो आपको लेटर आया होता है ईमेल में, वो प्रिंट कराना होता है। बायोमेट्रिक्स के लिए पासपोर्ट लेके जाना होता है, पासपोर्ट अपना हमने लेकर जाना होता है, उस पे वो हमें स्टैंप लगा कर देते हैं कनाडा की, तो वो हम लेकर गए थे। फिर वहाँ उन्होंने हमारा छोटा सा इंटरव्यू लिया था, हमसे बस पूछा आप क्या करते हैं, आपका नाम, ये वो, इस तरह अलग अलग हम दोनों से क्वेश्चंस किए थे, और हमारे पासपोर्ट पर जो है कनाडा का एक स्टिकर सा लगा दिया था। और उसके बाद हमारे 12 बजे, दोपहर को 12 बजे अपॉइंटमेंट थी मेडिकल्स के लिए, वहीं लाहौर में उनका एक अपना डॉक्टर्स का पैनल था जो मेडिकल्स करते हैं। हम 1-2 घंटा बच्चों को जू लेकर चले गए थे, वहीं पे पास ही जू था, जू में बैठ गए हम। उसके बाद हम मेडिकल्स के लिए गए, और वहाँ मेडिकल्स में जो है ना एक फीमेल सेक्शन होता है, एक मेल सेक्शन होता है। हम सारे जो मेल्स थे फैमिली में वो अलग मेल सेक्शन में चले गए, और फीमेल्स फीमेल सेक्शन में चले गए। तो दोनों में वहाँ जाके रेडियोग्राफ्स होते हैं, एक्सरेज, और यूरिन टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट होता है। तो ये सब कुछ हो गया, और वो उसकी रिपोर्ट आपको नहीं देते, वो कनाडा IRCC से ही शेयर करते हैं। तो वो उन्होंने ऐसे ही की, हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आपका कैसा रिजल्ट हुआ। तो बहरहाल जैसे जैसे हम वो मेडिकल करके आ गए, और उम्मीद रखी कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और वहाँ पे ना काफ़ी टाइम हमने वेटिंग में भी गुजारा, बहुत देर लग गई थी, मेरे 4-5 आवर्स हमें वहाँ लगे थे। और उनकी फ़ीस कितनी थी ये भी बताएं? फीस मेरे ख्याल है 32,500 एडल्ट की थी, और बच्चों की 22 या 20,000। हम पूरे फैमिली की मिला के 130 या 140 बनी थी ये मेडिकल्स की। हम
तो बस इस तरह से हुआ, हमारे मेडिकल्स हो गए, बायोमेट्रिक्स हो गए। सो इस प्रोसेस के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारा जो है वो हो जाएगा, हमें इंतज़ार था। और लेकिन हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, यानी ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। ये भी हो सकता है कि 1 साल लग जाए, ये भी हो सकता है कि 6 मंथ्स में हो जाए, क्योंकि हम यूट्यूब पे साथ साथ देख रहे थे, काफ़ी लोग अपनी स्टोरीज इस तरह पीआर स्टोरीज शेयर कर रहे थे। तो कुछ लोगों का विदिन 2 वीक्स आ गया वीज़ा, कुछ लोगों का जो है वो ज़्यादा टाइम लगा। बहरहाल तो हमें कोई आइडिया नहीं था। कुछ लोगों का साल भी लग रहा था, मेडिकल के बाद 1 साल लग गया, किसी के 2 साल लग गए। तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि कब ये होगा। स्टेज पे आके ना आपका बायोमेट्रिक्स चेक होता है, ठीक है, मेडिकल चेक होता है, आपके वो बैंक रिकॉर्ड को चेक करते हैं, उसके साथ आपका ना बैकग्राउंड चेक होता है। तो कई लोगों का बैकग्राउंड चेक में बहुत टाइम लग जाता है, तो हमें था कि ना हो सकता है हमें भी काफ़ी टाइम लग जाए। अब सितंबर में हमने 3 सितंबर को हमारा बायोमेट्रिक भी हुआ और मेडिकल भी हुआ। तो 2 अक्टूबर को, 1 महीना से भी पहले, 1 महीने से पहले 2 अक्टूबर को हमारी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी। जी बिल्कुल, और हमारे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने सोचा हुआ था, एक एवरेज अपने जहन में निकाला हुआ था कि मे बी 2025 का जो मार्च है ना उसमें आएगा। 6 मंथ्स का हमने सोचा हुआ था। ये इसका सब यही कहते हैं कि 4 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। विद इन अ मंथ आना बहुत अजीब बात होती है हमारे लिए, लेकिन बहुत खुशी की बात है। और इसको गोल्डन ईमेल भी कहते हैं, जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट होती वो है, एक्चुअली गोल्डन ईमेल ही होती है। गोल्डन ईमेल कहते हैं, क्योंकि उसके बाद समझे आपकी चीज कंफर्म है, अब आप जाने वाले हैं इंशाल्लाह कनाडा। तो उसमें ये होता है, जैसे आपको मिलती है पासपोर्ट रिक्वेस्ट, तो आपको अपने पासपोर्ट सबके, अपने बड़ों के भी और बच्चों के भी, जाके VFS में जहाँ पे बायोमेट्रिक हुई थी वहीं पे जाके सबमिट कराने होते हैं। अब की बार उनको दे के स्टैंप नहीं लगवानी होती, सबमिट कराने होते हैं, और वो भेजते हैं आगे एम्बेसी को, जो उनकी कैनेडियन एम्बेसी है। कैनेडियन एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है इस टाइम, वो अबू धाबी में है, ठीक है। तो वो उन्होंने अबू धाबी भेजने थे और वहाँ से वीज़ा लग के आना था। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर हमने जब सबमिट कराया हुआ था, हमें था कि मे बी 10 डेज लग जाएं, 15 डेज लग जाएं। वो भी हम वीडियोस देखते थे यूट्यूब पर, जो लोग अप्लाई कर चुके थे, तो किसी के 10 डेज लग रहे थे, किसी के 15 डेज लग रहे थे। अब हमने जाकर जमा कराए थे पासपोर्ट्स ट्यूसडे वाले दिन, और फ्राइडे की सुबह हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके जाते होते थे जिम। हम जिम से निकले हैं तो हमें मैसेज आ गया था कि आपके पासपोर्ट्स जो हैं वो लाहौर ऑफिस में पहुंच चुके हैं। अभी ईमेल नहीं आई थी कि आप आके पिक करें, अभी हमें सिर्फ पता चला था। वो ट्रैकिंग जो होती है ना, उसी के ऊपर हमने ट्रस्ट किया और हम डायरेक्ट लाहौर चले गए। हमने सोचा कि अगर वो पहुंच गए लाहौर तो अभी ईमेल भी आ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तो जैसे ही हम अपने फ्राइडे को वहाँ पहुंचे लाहौर VFS के ऑफिस, हमने वहाँ से अपने पासपोर्ट्स लिए, और उस दिन हमें हमारे COPRs मिले, यानी कंफर्मेशन ऑफ PR। उस दिन हमें यकीन आ गया कि अब हमें PR हो गई है हमारी कनाडा की, और बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो जो COPRs और पासपोर्ट्स पे हमारा वीज़ा स्टैंप हो गया उस दिन। फिर जैसे ही वो हमें मिला, हमने नेक्स्ट डे ही जाकर मुल्तान हम आ गए उसी वक्त, और फिर नेक्स्ट डे जाकर अपनी फ्लाइट्स बुक करा ली। और वो जल्दी बुक कराने का पर्पस क्या था ये बताएं। तो हमें ये था कि ना, ये ना हो कि हमारा जो भी सारा प्रोसेस हुआ है अब तक का, वो सारा यहीं पे रुक जाए और हम वहाँ पे लैंड ना कर सकें। और जो भी हमें था कि जितना जल्दी हो सके हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें, क्योंकि जो कंफर्मेशन ऑफ PR है, वो जो पेपर है आपका, ठीक है, तो उसका ये मतलब होता है, ये नहीं होता कि आपको PR मिल गई है। इसका ये मतलब होता है कि आपको कंफर्मेशन है कि आप अगर लैंड करते हैं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी। तो आपका लास्ट स्टेप जो है वो लैंडिंग है, वो ज़रूरी है। अगर आप लैंड नहीं करेंगे तो आप PR नहीं है। तो हमें यही था कि ये ना होगा कोई और इश्यूज आ जाएं, तो हमें जल्द से जल्द लैंड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर हमने 24 नवंबर की फ़्लाइट बुक कराई मुल्तान से। हम चाहते थे हम मुल्तान से ही जाएं ताकि हम अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर लें, किसी और शहर से फ़्लाइट ना बुक कराएं। तो ये सारा हमारा फिर उस एक और ये भी था में कि ना, आप ये देखें कि ना, हमने जब शुरू में अप्लाई किया था ना, तो हमें कंफर्म नहीं था कि हमने किस शहर में लैंड करना है। तो वहाँ पे हमने उस टाइम टोरंटो का था कि हो सकता है हमें फेडरल में ना आए हमारा नाम, तो हम प्रोविंशियल में जाएंगे, तो हमें हो सकता है ओंटारियो वाले इनवाइट करेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस होता है अगर आपको प्रोविंस इनवाइट करता है। तो इसलिए हमने टोरंटो लिखा था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका फेडरल में हो जाता है तो आप पूरे कनाडा में कहीं भी जा सकते हैं,
क्यूबेक को छोड़ के। तो फिर इसीलिए अगर आपको पूरे कनाडा की ऑप्शन है तो फिर मुझे तो शुरू से ही ये था कि अगर हम पूरा कनाडा कहीं भी अगर आप जा सकते हैं तो सबसे अच्छा वैंकूवर है, बेस्ट जगह पे जाना चाहिए अगर आपने कनाडा में जाना है। अच्छा, लेकिन हमने ये डिसीजन बिल्कुल लास्ट टाइम पे लिया। हमारा पूरा था कि हमें टोरंटो ही जाना है, हमने लिखवाया भी टोरंटो था, लेकिन एग्जैक्टली जब हम फ्लाइट्स बुक करवा रहे थे उससे 1 या 2 दिन पहले हमने फाइनल डिसीजन लिया और हमारा खुद से एकदम दिल में आ गया कि अगर ऑप्शन है ही, हम सोचे थे हम टोरंटो जाएंगे, कुछ साल रहेंगे, सेटल हो जाएंगे, फिर हम ना वैंकूवर शिफ्ट होंगे, क्योंकि हम दोनों को वैंकूवर शुरू से अच्छा लगता था, हम वीडियोस में देखते थे। फिर हमने एकदम से सोचा, हमने कहा हम इतनी मेहनत एक शहर में करेंगे तो हमारा कभी दिल ही नहीं करेगा वहां से जाने को, तो जब मेहनत ही करनी है तो डायरेक्ट वैंकूवर में क्यों ना कर लें। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जर्नी था पीआर का, जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है। पाकिस्तान से कनाडा तक का हमारा सारा सफर हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है, ताकि उन लोगों को फायदा हो सके जो इस वक्त इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वैसे तो हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हर कोई किसी ना किसी तरह के हालात से गुजर रहा होता है, तो हमारा भी इसी तरह से एक सफर है जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा, उन लोगों को स्पेशली जो इस वक्त प्रोसेस में है, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें आइडिया है। तो आपको उम्मीद है आपके सवालों के जवाब भी मिले होंगे। यहाँ हम बच्चों के साथ में इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किल तो हुई और आपको बैकग्राउंड शोर वगैरह भी बर्दाश्त करना पड़ा होगा, तो उसके लिए माजरत। तो ये है कि ना, ये सारी हमारी पीआर स्टोरी थी, तो इसमें कुछ आपके इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि जो लोग यहाँ अगर अंडर प्रोसेस हैं, जो अगर आना चाह रहे हैं और या सोच रहे हैं इस बारे में, तो उनको काफ़ी गाइडलाइन मिल सकती है इससे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको अगले जो लैंडिंग के बाद के पहले 3 महीने हैं और उनमें आपने क्या क्या करना होता है और क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा।